सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुड़ियानी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और आज हम इस वीडियो में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और दूसरे भाग के मुख्य बिंदु होंगे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिपब्लिक पुस्तक जो प्लेटो ने लिखी है, उसमें वर्णित न्याय संबंधी विचार। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि इसकी विषय वस्तु। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये टॉपिक होंगे आज के इस वीडियो में। मुख्य बिंदु पढ़ने के उद्देश्य क्या होंगे? उद्देश्य हैं, सबसे पहले विद्यार्थी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार समझ पाएंगे। दूसरा, सुकरात के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वे राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु को भी समझ पाएंगे और विद्यार्थी राजनीतिक सिद्धांत का महत्व जान पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था और उस आधार पे आप ये सब जान चुके हैं कि राजनीति क्या होती है, राजनीति का अर्थ परिभाषाएं आप समझ चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के बीच क्या अंतर होता है, ये सब आप समझ चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान को एक बार याद दिलाने के लिए ये दोबारा से इस पेज को देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। लीजिए एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत ये जो किताब है पॉलिटिकल साइंस की, इसमें वो सब चीज़ें हैं जो हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। अर्थात कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत नई या फिर हमसे बहुत अलग चीज़ है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए यह कक्षा कुछ अलग होगी। ज़रा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम यहाँ पे पढ़ पाए हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और सबसे इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सुकरात ने जो उस समय की असंगतियाँ थी उनको दिखाया। और ये सुकरात कौन है, तो इसको समझने के लिए हमें आज का पहला टॉपिक शुरू करना है, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार जो रिपब्लिक पुस्तक में दिए गए हैं। आइए जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने प्लेटो के बारे में डिस्कस किया था। हमने आपको प्लेटो की तस्वीर भी दिखाई थी। प्लेटो प्राचीन यूनान का एक महान दार्शनिक था और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक और विचारक था। सुकरात प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति समझा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में उस समय प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। प्लेटो सुकरात के संपर्क में तब आया जब प्लेटो 18 से 20 साल का ही था और उसका परम शिष्य बन गया। जिस समय सुकरात पर अभियोग चलाया गया उस समय वह वहाँ उपस्थित था और सुकरात के लिए जमानत देने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि यह संवाद शैली में है। संवाद शैली का मतलब इसमें डायलॉग्स के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया गया है। यह एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है और इसमें प्लेटो ने सुकरात नाम से एक चरित्र गढ़ा और इसके साथ साथ में थ्रेसिमेक्स, सिफेलस और पोलीमार्कस आदि भी इसमें दूसरे चरित्र थे, कैरेक्टर्स थे। इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में या चरित्रों के बीच में जो संवाद होते हैं उनके माध्यम से प्लेटो
सुकरात के माध्यम से अपने न्याय की समझ और न्याय का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे समझाता है कि वास्तव में न्याय क्या है। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात के माध्यम से न्याय संबंधी विचारों को व्यक्त करता है, परंतु न्याय का अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले वह न्याय के विषय में प्रचलित, उस समय जो प्रचलित थे 3 सिद्धांत, उनका खंडन करता है सुकरात के माध्यम से। ये सिद्धांत कौन से थे और इनमें क्या था, आइए जानते हैं। पहला था न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। इस धारणा को व्यक्त करते हुए सिफेलस कहता है, न्याय का अर्थ सत्य बोलना और ऋण चुकाना है। किंतु प्लेटो सुकरात के माध्यम से इसमें दोष निकालता है। वह कहता है क्योंकि ये दोनों कार्य कभी न्याय और कभी अन्याय भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका मित्र आपको शस्त्र देता है कुछ समय के लिए रखने के लिए, और उस समय वह शस्त्रों को वापस मांगता है, तब वह बहुत गुस्से में है या बहुत पागल की स्थिति में है, तो उसको उस समय शस्त्र वापस लौटाना न्याय नहीं हो सकता या न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसके पश्चात सिफेलस का बेटा पोलीमार्कस इसमें कुछ संशोधन करके कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अंश देना ही न्याय है, यानी कि उसका उचित जो अंश है, उसका भाग है, वह देना न्याय है। किंतु यह उचित क्या है? कुछ वाद विवाद के बाद यह अर्थ निकाला जाता है कि मित्र के प्रति भलाई करना और शत्रु के प्रति बुराई करना, यही जो है न्याय है। तो प्लेटो सुकरात से इसका भी खंडन कराता है। उसके अनुसार यदि भलाई करना या बुराई करना एक कला है, तो यह अन्य कलाओं के समान 2 परस्पर विरोधी कार्य कर सकती है। तो क्या न्याय भी ऐसी ही कला है जिसका प्रयोग उसका प्रयोग करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है? तो यह तो बिल्कुल भी न्याय नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मित्र और शत्रु का निश्चय करना भी मुश्किल कार्य है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। तीसरा, शत्रुओं के प्रति बुराई करना भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जिन व्यक्तियों के साथ बुराई की जाती है उसका पतन हो जाता है। चौथा, भलाई और बुराई का विचार 2 व्यक्तियों के मध्य का संबंध होने के नाते व्यक्तिक हो जाता है, यानी कि पर्सनल हो जाता है, किंतु न्याय का संबंध संपूर्ण समाज से होता है, पर्सनल नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत। न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस करता है। उसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, यानी कि शक्तिशाली का भला ही न्याय है। उसका तर्क है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कानून या व्यवस्था बनाता है वही न्याय है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत जगत में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि सभी शासक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कानून बनाते हैं और जनता को इन कानूनों का अनुसरण करना होता है। इसी आधार पर शक्तिशाली व्यक्ति समाज में शासक बन जाते हैं और उनके आदेश एवं हित सामाजिक और राजनीतिक न्याय का रूप धारण कर लेते हैं। प्लेटो थ्रेसीमेकस का यह तर्क स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि शासक आवश्यक रूप से सबसे शक्तिशाली नहीं होता। यदि न्याय शासक का हित है तो न्याय प्रिय व्यक्ति वह हुआ जो उसके आदेशों का पालन करता है, किंतु ऐसा न्याय प्रिय व्यक्ति किसी प्रकार शासक से अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए शासक के आदेशों का उल्लंघन करना भी न्यायपूर्ण ही होगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्लेटो ने इसका जो है खंडन किया है। तीसरा सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लोकॉन करता है। वह न्याय को दुर्बल के हित के रूप में प्रतिपादित करता है। उसका मानना है कि प्रारंभिक समाज में न तो सरकार थी न कानून। इस अवस्था में बहुसंख्यक दुर्बल व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्तियों के आचरण से पीड़ित थे और इससे दुखी होकर दुर्बल व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया और जिसके माध्यम से सरकार और कानून स्थापित किए गए और इस प्रकार एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हुई। ग्लूकॉन की इस धारणा का खंडन प्लेटो करता है और वह कहता है कि कानून और न्याय किसी समझौते पर आधारित बाह्य वस्तु नहीं हो सकते, क्योंकि ये व्यक्ति की आत्मा का आंतरिक गुण है। तो इसलिए न्याय क्या हो गया? एक आंतरिक गुण हो गया, बाह्य गुण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इन तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के बाद प्लेटो ने न्याय का अपना सिद्धांत दिया। जैसा कि हम जान चुके हैं कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और प्लेटो ने सुकरात से एक महत्वपूर्ण विचार ग्रहण किया कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो इस सद्गुण के माध्यम से प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सुकरात के माध्यम से उसने रिपब्लिक पुस्तक में कहा कि न्याय मानव की आत्मा का एक आंतरिक सद्गुण है, वर्च्यू।
किसी व्यक्ति में सद्गुण की विशेषता ही उसे इंसान बनाती है, यानी कि अच्छे गुण, और यही न्याय का एक जो है प्रतीक है और उसकी पहचान है, उत्तमता प्रदान करती है। यह मानवीय सद्गुण उसके व्यावसायिक सद्गुण से सर्वथा अलग होता है। कोई व्यक्ति एक उत्तम कारीगर हो सकता है, किंतु आवश्यक नहीं कि वह उत्तम इंसान भी हो। इस प्रकार मानवीय सद्गुण ही किसी व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करता है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण 4 तत्वों से युक्त होते हैं। कौन कौन से तत्व बताए? सबसे पहला बुद्धि या विवेक, दूसरा साहस या उत्साह, तीसरा तृष्णा या क्षुधा, और चौथा है न्याय। उसका कहना है कि व्यक्तियों में विवेक, उत्साह और तृष्णा के तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता जरूर होती है, किंतु न्याय वह तत्व है जो व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि उसे वैसा ही जीवन क्रम अपनाना चाहिए जिसके लिए उसमें उपयुक्त 3 तत्वों में से प्रमुख तत्व विद्यमान हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है, हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय है कि राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु या कार्य क्षेत्र क्या है। यदि हम राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र या विषय वस्तु ध्यान से देखें तो इसमें पाएंगे कि ये काफ़ी विस्तृत है। प्यारे बच्चों, आपके आसपास जितने भी घटनाक्रम आपको दिखाई देते हैं जिनका राजनीति से किसी न किसी तरीके से संबंध होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, वो राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्षेत्र में आता है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र क्या है। सबसे पहला है राज्य का अध्ययन, द स्टडी ऑफ स्टेट। प्यारे बच्चों, पुराने समय से ही राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र के बारे में विचार होता रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, तथा नगर राज्य के समय से लेकर, जो एथेंस का हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो में, वहाँ से लेकर वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के रूप में पहुँचने तक इसके स्वरूप का कैसा विकास हुआ आदि, ये सभी चीज़ें हम राज्य के अध्ययन यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज के समय में जो राष्ट्र राज्य हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन सभी राज्यों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, इनकी शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सभी राजनीतिक सिद्धांत का ही कार्य क्षेत्र है। दूसरा है सरकार का अध्ययन। सरकार राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार मतलब जैसे भारत सरकार, जैसे अमेरिकी सरकार, जैसे ऑस्ट्रेलियन सरकार, ये सरकारें कि किसी भी देश में किस प्रकार की सरकार है और उसका अध्ययन करना, उसके अंगों का अध्ययन करना, उसके अंतर्गत आने वाले संगठनों का अध्ययन करना, उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करना, जैसे कि भारत सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये अगर हम अध्ययन करते हैं और इसके बारे में किसी भी प्रकार का एक निर्णय अगर दिया जाता है अध्ययन के पश्चात, तो वो राजनीतिक सिद्धांत का ही कार्य क्षेत्र है। तीसरा है नीति निर्माण प्रक्रिया। किस प्रकार से सरकारें निर्णय लेती हैं, किस प्रकार से सरकारें कानून बनाती हैं, ये किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करती हैं, इसे कहते हैं नीति निर्माण प्रक्रिया। भी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमारे देश में सरकार किस प्रकार से कानून बनाती है और उन कानूनों को किस प्रकार से लागू किया जाता है, ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है और यही राजनीतिक सिद्धांत का एक विषय वस्तु भी है। नेक्स्ट क्षेत्र में आता है शक्ति का अध्ययन, स्टडी ऑफ पावर। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति के कई रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, व्यक्तिगत शक्ति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब प्रकार की शक्तियां हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतकार शक्ति के इन विभिन्न रूपों के पारस्परिक संबंधों को देखते हैं और यह जानना चाहता है कि मानव समाज में किसको क्या मिलता है और वो शक्ति का उसमें क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। पांचवा है व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेशंस विद स्टेट, कि व्यक्ति और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध हैं पुराने समय से लेकर आधुनिक समय तक और आज के राष्ट्रीय राज्य तक व्यक्ति के साथ कैसे संबंध हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है। प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि पहले राजा महाराजाओं का समय होता था, पूरे विश्व में राजतंत्र
काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो संबंध राज्य के साथ था वो एक तरह से राजा पे पूरी तरह से निर्भर और एक दबाव की स्थिति में था। परंतु जैसे जैसे लोकतंत्र का उदय हुआ और व्यक्ति की जो स्थिति है वो भी मजबूत होती चली गई, तो इसलिए राज्य और व्यक्ति के संबंधों में भी बदलाव आता गया। और ये जो बदलाव है ये राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके कार्य क्षेत्र में आता है। सिक्स्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। आवागमन के विकास के कारण, तकनीक के विकास के कारण आज विभिन्न देशों के बीच में संबंध काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। और यही कारण है कि आज हमें राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता भी होती है और उनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन। क्षेत्रीय संगठनों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है आज के अंतर्राष्ट्रीय युग में। क्षेत्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन समुदाय है, दक्षेस है और इसी प्रकार से आसियान है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती के लिए आपसी देशों के द्वारा उस क्षेत्र के विभिन्न सदस्यों के द्वारा बनाए जाते हैं और ये राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन। ये भी इसके विषय वस्तु का काफ़ी महत्वपूर्ण जो है विषय है। मानव व्यवहार का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जो भी कुछ करता है उसको वो जो है वो राजनीति को प्रभावित करता है। उसकी जो गतिविधियां हैं वो राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं और राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय, इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत का विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत है। इनके अलावा हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय के आदेशों की समीक्षा भी करते हैं, नारीवाद का अध्ययन भी करते हैं, इसमें शक्ति सिद्धांत का भी इसमें अध्ययन किया जाता है और विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं भी इसके विषय वस्तु में या कार्य क्षेत्र में शामिल होते हैं। अगला टॉपिक है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए या राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। महत्व को जानने के लिए हमें निम्न बिंदुओं का अध्ययन करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है भविष्य की योजना बनाना संभव। प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और साथ में उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हमने प्राचीन यूनान के जो विचारक थे उनके बारे में अध्ययन किया कि सुकरात ने कुछ समस्याएं देखी, फिर उसके बाद उन्होंने समाधान दिया। प्लेटो ने भी इसी प्रकार से समस्याएं देखी, फिर उन्होंने समाधान दिया। इसी प्रकार से अन्य विचारकों के बारे में हमने पढ़ा, रूसो के बारे में पढ़ा, पिछले वीडियो में मैकियावेली के बारे में पढ़ा। तो इससे क्या होता है कि समकालीन विचारक राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद वो समाधान ढूंढते हैं जिससे भविष्य की योजना बनाई जा सकती है। दूसरा है वास्तविकता को समझने का साधन। राजनीतिक सिद्धांत यथार्थ को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे हमें यथार्थ यानी कि वास्तविकता यानी कि सच्चाई का पता लगता है। सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत का निर्माण करने से पहले समाज में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का और समाज की इच्छाओं का, आकांक्षाओं का अध्ययन भी करता है और उन्हें उजागर भी करता है। तो ये यथार्थ को जानने का एक प्रयत्न होता है जिसमें अंधविश्वास, कुरीतियाँ और विभिन्न प्रकार की बुराइयों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरा महत्व है अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया संभव हो जाती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल। जैसे कि हम राजनीतिक सिद्धांत में किसी भी पक्ष का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक अवधारणा जन्म लेती है। तो ये होता है अवधारणा के निर्माण की प्रक्रिया, इससे संभव हो जाती है। किसी राजनीतिक घटना को लेकर उस पर विभिन्न विचारों को इकट्ठा करता है और उनका विश्लेषण करता है, जिसके बाद एक अवधारणा के निर्माण की एक प्रक्रिया सामने आती है। अगला महत्व है समस्याओं के समाधान में सहायक।
इट इज़ वेरी यूज़फुल इन सोल्विंग प्रॉब्लम्स। प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी अध्ययन किया कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं और भविष्य की योजना संभव हो जाती है। तो ये किस प्रकार से संभव होती है? ये तभी संभव हो पाती है जब हमें वर्तमान की समस्याओं का पता होगा और हम उनका समाधान ढूंढेंगे या प्राप्त कर लेंगे। तो समाधान के पश्चात ही हम भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ उनका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अगला महत्व है सरकार या शासन को औचित्य प्रदान करना। राजनीतिक सिद्धांत का एक और महत्व है, सरकार को औचित्य प्रदान करता है। कोई भी सरकार या शासन केवल आतंक के आधार पे या भय के आधार पर अधिक समय तक नहीं चल सकती। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उस सरकार का अध्ययन किया जाएगा और सरकार को भी राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न पक्षों पर या विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि वह लोग क्या चाहते हैं और लोगों की भलाई किस में है, इन सभी चीज़ों को। तो इससे सरकार का महत्व बढ़ता है, क्योंकि सरकार इन कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाती है। अगला महत्व है सिद्धांत राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ये पुराने समय से चलता रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। जैसे भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे देशवासियों का समर्थन उस विचारधारा के कारण था जो सत्य और अहिंसा के आधार पर आधारित था। इसी प्रकार प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, महात्मा गांधी, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, कार्ल मार्क्स, एंगल्स जैसे विचारकों की जो पुस्तकें थी उनमें उस समय की परिस्थितियों के संबंध में जो प्रश्न उन्होंने उठाए उनका आज भी काफ़ी महत्व है। इसी तरह से 20वीं शताब्दी में इस कार्य के लिए ग्रैहम वेल्स, लॉस्की, मैकाइवर, चार्ल्स मैरियम, रॉबर्ट डेहेल, डेविड ईस्टन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम अगले महत्व को पढ़ रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। किसी भी प्रकार का अध्ययन, चाहे वो राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से किया गया है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वो सामाजिक परिवर्तन को समझने में अत्यंत सहायक होता है। और यह बात विभिन्न उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो अध्ययन होता है, जो विचार या दार्शनिक लोग करते हैं, जो अपनी विचारधारा देते हैं, तो वो उस समाज के अनुसार होती है। इसका मतलब है कि उसको प्राचीन या उससे पहले के जो विचारक हैं उनकी विचारधारा से अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से हम उस परिवर्तन को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। इसके बाद है स्पष्टता प्राप्त करना। राजनीतिक सिद्धांत से वैचारिक तथा विश्लेषणात्मक स्पष्टता हमें मिलती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए काफ़ी उपयोगिता होती है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययनों से उन्हें विशेषतः जो प्रशासक होते हैं, नागरिक होते हैं या फिर राजनीतिज्ञ होते हैं, एक मार्गदर्शन मिलता है कि उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार की विचारधारा अनुकूल रहेगी, किस प्रकार की प्रतिकूल रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए और इसका क्या महत्व है। तो आज के वीडियो के तीनों टॉपिक या बिंदु पढ़ने के बाद हम एक बार पाठ की दोहराई करते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने रिपब्लिक पुस्तक के बारे में पढ़ा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रिपब्लिक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो प्लेटो ने लिखा है और इस पुस्तक की विशेषता है कि संवाद शैली में लिखा हुआ है। और प्लेटो ने यहाँ पे संवाद शैली में लिखते हुए मुख्य रूप से न्याय पर यहाँ विशेष चर्चा की है और सुकरात नाम का एक चरित्र उन्होंने गढ़ा जो उनके गुरु थे और उनके माध्यम से अपने न्याय के विचार उन्होंने इस पुस्तक में दिए हैं और न्याय का सही जो रूप है और सही जो अर्थ है उन्होंने बताया कि ये आंतरिक गुण है और ये सद्गुण पर आधारित है। इसके बाद हमने अध्ययन किया कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय वस्तु क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि हम राजनीतिक सिद्धांत में किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि इसका जो क्षेत्र वो काफ़ी विस्तृत है और इसमें अनेक प्रकार के पक्षों का अध्ययन किया जाता है।
और उसके बाद हमने पढ़ा कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए या इसका महत्व क्या है। तो हमने देखा कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। राजनीतिक सिद्धांत किसी भी देश के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और अब बारी है गृह कार्य की, जो आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए हों। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो द्वारा वर्णित न्याय के विचारों की व्याख्या कीजिए और ये न्याय के विचार आधुनिक न्याय के विचारों से किस प्रकार अलग हैं। राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र तथा विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम था राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्वतंत्रता के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।